माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। डीआरए का एग्जाम आगामी 5 अप्रैल, अभी 5 अप्रैल को होने वाला है। आप लोगों को सर्वप्रथम मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग सबको ये अच्छे नंबरों से पास करें। माय बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। देखिए, डीआरए के एग्जाम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और बराबर पूछे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के अभी आपके सामने में आया हूं। आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफी उपयोगी लगेंगे और आपके एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज फॉलो इट। आइए, पहला प्रश्न आज का, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सरफेसी एक्ट एंड व्हेन इट वाज इनेक्टेड? सरफेसी कानून कब लाया गया था? सरफेसी अधिनियम कब लाया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सरफेसी उद्देश्य कानून कब लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? आप लोग गेस करिए। क्यों लाया गया था? पहले लिखा हुआ है क्यों लाया गया था और कौन से साल में लाया गया था। राइट आंसर इसका है बी, इनेबलिंग बैंक्स टू रिकवर ड्यूज विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। और ये चालू किया गया था 2002 में। इसके पहले बैंक अपने ऋण की वसूली के लिए ऋण के पैसे की वसूली के लिए कोई भी सामान बेचने के पहले कोर्ट का परमिशन लेना जरूरी होता था। परंतु जब से ये सरफेसी एक्ट लाया गया है, बैंक को अब कोर्ट के परमिशन की जरूरत नहीं है। विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन बैंक बेच सकता है और ये नियम 2002 में लागू हुआ था। आइए सर, आज का अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्फोर्स राइट्स अंडर सरफेसी? सरफेसी में लागू करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग होना चाहिए? बकाया राशि, बकाया राशि कितनी होनी चाहिए? देखिए, आपके पास में ऑप्शन है ए बी सी डी। 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख। गेस करिए क्या आंसर होगा। प्लीज गेस इट। गेस किया होगा आपने। राइट आंसर बी है, 1 लाख रुपया। कम से कम 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया से अगर नीचे का बाकी है, कम बाकी है, तो सरफेसी एक्शन नहीं ले सकते हैं। इस कानून के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। आइए, आज का तीसरा प्रश्न है, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंडर सरफेसी एक्ट? किस प्रकार की संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के तहत लागू नहीं किया जा सकता है? यानी बैंक के पास में किस प्रकार की संपत्ति है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स, एग्रीकल्चरल लैंड और मोर्गेज्ड हाउस। क्या है होगा उत्तर? गेस करिए। आंसर सी, एग्रीकल्चरल लैंड। अगर खेती की जमीन बंधक रखी हुई है, खेती की जमीन मोर्गेज रख करके लोन लिया गया है, बैंक इसको बेच नहीं सकता है। अधिनियम, ये जो सरफेसी अधिनियम है, लागू नहीं होगा अगर खेती की जमीन है। मूवेबल एसेट्स पर लागू होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है और मोर्गेज्ड हाउस पर होता है, बट ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्हाट क्लासिफिकेशन मस्ट बी लोन हैव फॉर एक्शन अंडर सरफेसी? सरफेसी का नियम लागू करने के पहले देखना होगा कि लोन किस कैटेगरी में है। लोन का कैटेगराइजेशन क्या होता है, किस प्रकार का लोन है? तो प्रायोरिटी सेक्टर लोन, स्टैंडर्ड एसेट्स, सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए, और डी है रीशेड्यूल्ड लोन। गेस करिए क्या उत्तर होगा। यस, राइट आंसर सी है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। एनपीए अगर नहीं हुआ है लोन तो सरफेसी एक्शन नहीं ले सकते हैं। सरफेसी एक्शन लेने के लिए एक बहुत बड़ा जरूरी क्या है कि लोन को एनपीए में कैटेगराइजेशन होना चाहिए। एनपीए होने के पहले सरफेसी एक्शन नहीं ले सकता है बैंक। अगला नियम,
अगला प्रश्न है, हाउ मच नोटिस पीरियड इज गिवन अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द सरफेसी एक्ट। धारा 13(2) के अंतर्गत कितने नोटिस अवधि दी जाती है, नोटिस दी जाती है। एक नोटिस देने का नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं धारा 13(2). उसमें एक नोटिस दिया जाता है, नोटिस पीरियड कितने दिनों का समय दिया जाता है। गेस करिए, 15 दिन, 30 दिन, 45 डेज एंड 60 डेज। आंसर इज 60 डेज। 60 डेज का समय देंगे, 60 डेज के अंदर में लोनी पैसा वापस कर सकता है। आइए अगला प्रश्न, हु इशू द 60 डेज नोटिस टू बोरोवर्स अंडर द सरफेसी एक्ट। ये जो 60 डेज नोटिस है या धारा 13(2) का नोटिस है, कुछ भी पूछ दे आपसे, सेक्शन 13(2) का नोटिस या 60 डेज नोटिस, कौन इशू कर सकता है, हु इशूज। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत किसको अधिकार है ये नोटिस इशू करने का, यानी सबको अधिकार नहीं है। कौन अधिकार, किसका अधिकार है? देखिए प्रश्न उत्तर क्या है ऑप्शंस में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोरोवर्स गारंटर, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ ए बैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ स्केल 4, लोकल ऑथोरिटीज। देखिए क्या आंसर है, गेस कीजिए। राइट आंसर सी, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ ए बैंक। बैंक का कोई एक ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर, पर उसका स्केल 4 से कम के पदाधिकारी नहीं होंगे। उनका रैंक जो होगा वो स्केल 4 से कम का नहीं होना चाहिए। What is the stipulated time for publishing a possession notice after taking possession? बैंक जब पोजेशन ले लेता है संपत्ति का तो उसके लिए नोटिस निकालना जरूरी होता है। अखबार में 2 लोकल न्यूज़पेपर में नोटिस निकालने का नियम है। कब्जा नोटिस बोलते हैं इसको, पोजेशन नोटिस। इसके लिए भी टाइम है। पोजेशन लेने के कितना दिन के अंदर नोटिस निकालना जरूरी है, गेस कीजिए। राइट आंसर सी, 7 डेज। 7 दिनों के अंदर, कब्जा लेने के 7 दिन के अंदर 2 लोकल न्यूज़पेपर में कब्जा की नोटिस निकालनी जरूरी है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रिक्वायर्ड नोटिस पीरियड बिफोर सेलिंग ए सीज्ड प्रॉपर्टी। जब्त संपत्ति को बेचने से पहले आवश्यक नोटिस अवधि क्या है? एक नोटिस देना पड़ता है, सेल नोटिस बोलते हैं। उसमें कितने दिन का टाइम कम से कम दिया जाना चाहिए? कम से कम कितने दिन का टाइम, गेस कीजिए। 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 45 डेज। राइट आंसर इज सी, 30 डेज। बी रिमेंबर, 30 दिन का नोटिस जरूरी होता है बिफोर सेलिंग द प्रॉपर्टी। ये सर अब एक दूसरा है गारंटर के बारे में, जिम्मेदारी। गारंटर की जिम्मेदारी के बारे में कुछ प्रश्न हैं कि गारंटर की क्या जिम्मेदारी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी माने गारंटर, इज क्या है, एक गारंटर की जिम्मेदारी क्या है, गारंटर का दायित्व क्या है? बोलता है लेस देन दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, जो लोन लिया हुआ है उससे कम। बी में बोलता है मोर देन दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जो लोन लिया हुआ है मूल ऋणी उससे अधिक। सी में बोलता है को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, मूल ऋणी के दायित्व के साथ सह विस्तारित जब तक कि अनुबंध द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो, मूल ऋणी के दायित्व से स्वतंत्र। राइट आंसर सी, को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, यानी प्रिंसिपल डेटर जो लोन लिया हुआ है व्यक्ति, उसके बराबर जिम्मेदारी है एक गारंटर की। अगला प्रश्न, व्हेन ए प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स ऑन ए लोन repayment, द बैंकर कैन प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर या श्योरिटी। जब कोई एक मूल ऋणी ऋण का पुनर्भुगतान करने में चूक करता है तो बैंकर गारंटर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? देखिए ए में बोलता है
मूल ऋणी के खिलाफ सभी उपायों को समाप्त करने के बाद ही, बी में बोलता है मूल ऋणी की अनुमति से ही, सी में बोलता है मूल ऋणी के खिलाफ उपायों को समाप्त किए बिना भी, और डी में बोलता है ओनली आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हैज पास्ड। क्या राइट आंसर है? देखिए राइट आंसर सी होगा। इवन विदाउट एग्जॉस्टिंग द रिमेडीज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, यानी मूल ऋणी जो व्यक्ति लोन लिया हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई को छोड़ देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करे नहीं करे, नहीं भी कर सकता है, पर गारंटर के खिलाफ कार्रवाई कर देगा मूल ऋणी के खिलाफ उपायों को समाप्त किए बिना भी। अभी हम लोग देखेंगे आईबीसी, है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अपने देश में एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 भी है। इसके बारे में कुछ प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 2 प्रश्न आना पक्का जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है भाई। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 वाज फॉर्मुलेटेड टू, क्यों ये लागू किया गया, ये कानून जो है दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 को क्यों लागू किया गया, क्यों तैयार किया गया था? केवल फर्मों और कंपनियों के दिवालियापन को हल करने के लिए, बी केवल व्यक्तियों की दिवालियापन को हल करने के लिए, सी फर्मों कंपनियों और व्यक्तियों के दिवाला और दिवालियापन को हल करने के लिए एक एकल ढांचा प्रदान करना, सिंगल विंडो, है ना, सिंगल फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फॉर फर्म कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स, ऋण वसूली से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों को बदलना। राइट आंसर हियर इज सी, टू प्रोवाइड ए सिंगल फ्रेमवर्क टू रिजोल्व इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ऑफ फर्म। कोई भी फर्म, कंपनी या व्यक्ति के दिवाला हो जाने, दिवालिया हो जाने पे, उसका दिवालियापन हो जाने के बाद में एक जगह एकल खिड़की, एकल ढांचा तैयार करना। अगला प्रश्न, आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, पूरा नाम, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी का पूरा नाम भी पूछ सकता है आपके परीक्षा में, आपको ध्यान रखना चाहिए आईबीसी का पूरा नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। मिनिमम अमाउंट क्या है? मिनिमम अमाउंट और डिफॉल्ट, कितना रुपया तक का डिफॉल्ट होने पर ये नियम लागू होगा, कम से कम का डिफॉल्ट का रकम। देखिए क्या होगा आंसर, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। राइट आंसर इज 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया का डिफॉल्ट होने पे ये नियम लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द डेटर, recovery proceedings under the IBC 2016 can be initiated against, किसके अगेंस्ट में कार्रवाई शुरू किया जाएगा अगर डिफॉल्ट किया गया है? कानून कौन सा? आईबीसी 2016। ऋणी द्वारा चूक की स्थिति में आईबीसी 2016 के तहत वसूली कार्रवाई शुरू की जा सकती है, किसके खिलाफ भाई? है ना, देखिए प्रश्न क्या है, ए बी सी डी ऑप्शंस हैं। ओनली फर्म्स एंड कंपनीज, ओनली इंडिविजुअल, सी में बोलता है बोथ फर्म्स कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स, ओनली द प्रमोटर ऑफ द डिफॉल्टिंग एंटिटी। राइट आंसर सी है, यानी फर्म कंपनी होगा तो भी, और कोई व्यक्ति होगा, इंडिविजुअल होगा, उसके खिलाफ भी ये कानून लागू होगा। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर द आईबीसी वन कैन अप्रोच द, इस कानून के अंतर्गत अगर कार्रवाई शुरू करना है तो किससे संपर्क करना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा? ए डीआरटी, बी एनसीएलटी, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी डी सिविल कोर्ट। गेस करेंगे? चलिए गेस किया होगा आपने, राइट आंसर बी है एनसीएलटी, जिसका पूरा नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर कॉरपोरेट पर्संस। आइए सर आज का अंतिम प्रश्न,
According to the IBC 2016, the corporate insolvency resolution procedure, जिसको शॉर्ट में किर्प बोलते हैं, CIRP, should ideally be completed within what period? And is there any extension allowed? If yes, what is extended period? इसमें 2-3 प्रश्न एक साथ आ गया है। आप जरा सा इस प्रश्न को देखिए ना, इससे आपके 3 प्रश्न एक साथ तैयार हो जाएंगे। पहला कि आईबीसी कोड 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीड्योर को कितने दिन में समाप्त किया जाना चाहिए? आइडियली कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए? और दूसरा इसी में जोड़ दिया है, अगर कोई एक्सटेंशन अलाउड है, जैसे मिनिमम पीरियड पहले बता दिया और फिर बोला कि किसी कारण से इससे ज्यादा टाइम दिया जा सकता है, अगर दिया जा सकता है तो वो कितना होगा, है ना? तो ऑप्शन आपके पास में है 90 डेज मिनिमम और 180 दिन बढ़ाकर, बी में बोलता है 180 दिन और बढ़ाने के बाद 330 दिन, नॉर्मल पीरियड 270 दिन और 360 दिन, डी में 365 दिन और 500 दिन। क्या राइट आंसर होगा? गेस कर लिया होगा आपने। राइट आंसर बी, मिनिमम 180 डेज, मैक्सिमम 180 डेज में ये प्रोसेस पूरा खत्म हो जाना चाहिए। आईबीसी 2016 के अंतर्गत कोई भी प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा, उसको 180 डेज के अंदर में पूरा कर लिया जाना है। किंतु किसी परिस्थिति में अगर ये पूरा नहीं हो पाया 180 डेज के अंतर्गत, तो 330 दिन तक का समय दिया जा सकता है। 330 डेज के अंदर में पूरा हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आएंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने एग्जाम में सफल होइए। आपको अच्छा लगा होगा, लाइक और सब्सक्राइब आप अगर करते हैं, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से, कमेंट्स करने से हमारा मनोबल, मोटिवेशन बनता है। इसमें काफी मेहनत लगता है, प्रश्न को तैयार करना है, आप लोग के समक्ष लेके आना है, तो आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।